हाँ जी, तो मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। देखो यार, हमने अभी तक बेसिक ऑफ इक्विटी रिसर्च की सीरीज़ में क्या क्या कवर करा है वो हम बता देते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले अपन ने कवर किया कि व्हाट इज़ इक्विटी रिसर्च, है ना। फिर इसके अंदर करियर ट्रैजेक्टरी क्या हो सकती है, ठीक है। फिर अपन ने कवर किया बाय साइड वर्सेस सेल साइड, ठीक है। फिर अपन ने कवर किया कि बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक बिजनेस जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और इसके अंदर अपन ने कवर किया बी टू बी, बी टू सी एंड बी टू जी। फिर हमने कवर किया कि कंपनी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझना, ये जो सब चीजें अपन ने करी ना अभी तक, ये आप लोगों का एक फर्स्ट बेस तैयार करने के लिए है। मेरे को पता है ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिक नहीं है, ये वेरी वेरी बेसिक है, वेरी 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 बेसिक है। मुझे पता है ये चीज, बट यू नीड टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि यार ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने बेचारों ने पहली बार पढ़ना शुरू किया है। समझ रहे हो? कभी यार आप समझो ना, अभी जैसे मैं आपके सामने स्पेनिश की किताब रख देता हूँ, ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप उसको पढ़ पाओगे या सीख पाओगे अपने आप स्पेनिश? नो, राइट। कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट जो होता है ना, वो दूर से दिखने में अपने को बहुत डरावना दिखता है, किसी को भी। मैंने वो डर खत्म करने का प्रयास किया है। मेरा प्रयास यहाँ पर आपको इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनाना नहीं है। वो यूट्यूब जैसे ओपन सेटअप में नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत प्रोलॉन्ग्ड मेंटरिंग चाहिए होती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपका वो डर खत्म करना, कि हाँ मुझे समझ में आया। तो अभी है ना, हमने जो बेसिक समझा है, अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे और आपको फिनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो पहले जाके वीडियो देखो अपनी, यूट्यूब पे डले हुए हैं, ठीक है। यूट्यूब पे डले हुए हैं, सब फ्री हैं। प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस। अगर आपने देखे तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम है ना सबसे पहला पहलू एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो यार क्या होता है पता है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, देखो दो तरीके के लोग हैं। जो दुनिया है ना, वो दो तरीके की है। एक है रिटेलर्स, ठीक है। रिटेलर्स बोल दो इनको, फूल्स बोल दो, जो भी बोल दो। इन्हीं के कारण समझदार व्यक्ति पैसा बनाता है। बेसिक चीज़ है ना, हर्ड है ये और ये लोग जो है ना, ये लोग मेजॉरिटी में। कितनी मेजॉरिटी? 99% की मेजॉरिटी है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी इन लोगों की। एंड फिर दूसरे लोग आते हैं जो है वेल थॉट, वेल रेड, लॉजिकल, ठीक है, हाई कैरेक्टर, पर्सन विथ हाई कैरेक्टर। ये समझ में आएगा आपको कि मैं पर्सन विथ हाई कैरेक्टर क्यों बोल रहा हूँ। ये आपको समझ में आएगा कि यार जब मार्केट बुलिश होता है ना, तो व्यक्ति का ग्रीड उसके सामने आता है। जब मार्केट डाउन चला जाता है, जैसा अभी चल रहा है इस समय, दिसंबर 2024 एंड में, है ना, कि मार्केट गिर रहा है सर, रोज 4-4 5-5% शेयर गिर रहे हैं, तब व्यक्ति का फियर सामने आ जाता है। इसकी बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस तरीके के व्यक्ति हो, दो अलग अलग लॉट में बांटा है मैंने लोगों को। ये लोग जो होंगे ना, ये हमेशा माइनॉरिटी में होंगे, मतलब लेस देन 1% पीपल, एंड दे विल बी द वन हु विल मेक द मोस्ट मनी आउट ऑफ द मार्केट। समझ रहे हो आप? अब ये देखो आप कि कोई भी रिटेलर जब अप्रोच करेगा ना किसी भी स्टॉक को, जो होशियारी मार रहा है कि मेरे को तो आती है एनालिसिस करना, वो शुरुआत में भले ही थोड़ा पोर्ट्रे कर दे कि देखो मैं एनालिसिस करता हूं, एट द एंड ऑफ द डे उसका जो प्राइम फोकस हो जाएगा ना, वो हो जाएगा प्राइस। मतलब कोई व्यक्ति है, से फॉर एग्जांपल कि सर मैं तो सीए फाइनल स्टूडेंट हूं और मैंने तो पढ़ा है फंडामेंटल एनालिसिस, आई एम नॉट इन दिस कैटेगरी, आई एम नॉट इन दिस कैटेगरी, मैं तो यहां पर बिलोंग करता हूं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है, ये जो मैंने 3-4 चीज़ें लिखी है ना, इसको करने में एक व्यक्ति की लाइफ टाइम लग जाती है भाई। एक लाइफ टाइम कम पड़ जाता है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इनके जैसे हो,
और आप इसीलिए आप जब स्टार्ट करोगे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी तो आप एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट किसी स्टॉक को अप्रोच करोगे कि अरे बहुत अच्छे से रिसर्च करा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका भी प्राइम फोकस किस पे आ जाएगा पता है? प्राइस पे। और ज़्यादा चांसेस पता है कब है प्राइम फोकस प्राइस पे आने के? कि जब आपने स्टॉक को 100 रुपये में खरीदा और स्टॉक धड़ाम से गिर के 75 रुपये आ गया विद इन 3 वीक्स, तब आपको खटकेगा कि यार मैंने कहीं ज़्यादा, योर फोकस विल शिफ्ट टूवर्ड्स प्राइस। और जो एक वेल थॉट, वेल रेड, लॉजिकल, हाई कैरेक्टर इंडिविजुअल है, एनालिस्ट है, एजुकेटेड है, समझ रहे हो, बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत समझा हुआ है, सधा हुआ है, वो व्यक्ति ना कभी भी प्राइस को फोकस बनाता ही नहीं है। वो फोकस किसको पता है बनाएगा? वो बनाएगा बिजनेस को। और इसमें भी जो क्रीमेस्ट ऑफ द लॉट होगा वो बनाएगा सबसे पहले मैनेजमेंट को प्लस बिजनेस को। आप समझ नहीं पा रहे हो। इंडिया में इस समय इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं ले सकता मैं। इस समय दो कंपनीज हैं, एक है जोमेटो और एक है स्विगी ना। जोमेटो के सीईओ हैं दीपेंद्र गोयल, है ना। एंड स्विगी के सीईओ हैं, कौन है स्विगी के सीईओ? याद है? आई कैन गारंटी दिस टू यू, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जोमेटो का सीईओ कौन है, बट आप में से बहुत कम लोग होंगे जिनको ये पता होगा कि इनका सीईओ हर्षा, हर्षा भी फुल नेम नहीं है, राइट? हर्षा इज नॉट हिज फुल नेम। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोनों सेम स्पेस के अंदर है, फूड डिलीवरी में है, फूड डिलीवरी प्लस क्विक कॉमर्स, QSR, इन दोनों में, सेम स्पेस में। दोनों को क्या डिफरेंशिएट कर रहा है इस टाइम पर? सिर्फ मैनेजमेंट डिफरेंशिएट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। सर, जोमेटो की विजिबिलिटी ज़्यादा है, स्विगी की विजिबिलिटी कम है। जोमेटो का ब्रांड स्ट्रांग है, स्विगी का ब्रांड वीक है। हाँ, दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन मैनेजमेंट। उनकी अप्रोच अलग अलग है। मेरा बोलने का मतलब ये, मैंने 7 मिनट आपको इसीलिए लिए आपकी लाइफ के, है ना, ताकि मैं आपको ये बताऊं कि मैनेजमेंट एनालिसिस जो है वो बहुत हाई इंपॉर्टेंस की चीज़ है। आप समझो, मैनेजमेंट एनालिसिस का कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। जब भी आप कंपनी में शेयर खरीदोगे ना, आप हमेशा कंपनी के एक पार्ट ओनर बन जाते हो। आप ऐसा समझ लो, आप वो हक जता नहीं सकते कभी भी। मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैं 20 शेयर खरीदता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, और कल को मैं एंटीलिया के गेट पे पहुंच जाता हूं और बोलता हूं कि दरवाजा खोलो, साहब को अंदर जाने दो, तो बोलता कौन साहब? तो बोले मैं। तो बोले आप कहां से साहब हो गए? तो बोले मेरे पास 20 शेयर है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज के। ऐसे बात करते हो मालिकों से? चौकीदार आपको चपेट मार के भगाएगा ना, बोलेगा 500 शेयर तो सर मेरे पास हैं, मालिक ने दिए थे एक बार, खुश होके। समझ रहे हो आप? आपका एक अनऑफिशियल अग्रीमेंट है कि यू आर द पार्टनर, यू आर द पार्टी टू द सक्सेस एंड द फेलियर इन द बिजनेस। अगर आपने शेयर लिया है तो आपका पैसा डूब सकता है, पूरे पूरे चांसेस हैं। इक्विटी मार्केट में पैसा डूबने के क्या चांसेस हैं अगर कभी कोई पूछता है तो? 100% चांस है भाई। आप ये समझ के चलना कि 100% आप ये मान के चलो कि आपका पैसा डूब सकता है। कारण क्या है पता है? आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया, बड़े बड़े भल्लम बादशाह थे। जब यस बैंक है ना 270 रुपये, 280 रुपये पे ट्रेड होता था ना, तब बड़े बड़े भल्लम इसको 600 रुपये का टारगेट देते थे। बड़े बड़े भल्लम, बड़े बड़े मतलब गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन जैसे लोग, है ना। पता भी नहीं चला यहां से 70 रुपये कैसे आया, स्टॉक बेचने का भी मौका नहीं मिला किसी को भी। और 70 रुपये पे ना आदमी बेच नहीं पाता। कोई चीज जो आपने 3 दिन पहले 270 में देखी, आज 70 में बिक रही है, बहुत कलेजा चाहिए बेचने के लिए। और वहां से फिर ये स्टॉक गिर के 5 रुपए पे आया। तो आप तो ये समझो कि अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करा है ना, तो पैसा 100% डूब सकता है। सर, क्या पैसा बन भी सकता है? 1000 गुना बन सकता है। समझना, 15,000 गुना बन सकता है भाई। टाइटन, राकेश जी। 18,000 गुना बन सकता है सेरा सैनिटरी वेयर, विजय केडिया सर। समझ रहे हो आप? 100 गुना बन सकता है वारी टेक्नोलॉजी, वारी एनर्जीज। 10 गुना, 20 गुना बन सकता है
मजडॉक शिपयार्ड क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बनेगा, डबल हो सकता है, 2x हो सकता है। हीरो मोटोकॉप 0.10x हो सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। द मार्केट इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। मेरा काम यार देखो, पता है, अगर कोई नीचे कमेंट में लिख रहा है ना, से फॉर एग्जाम्पल कि यार ये सीरीज तो समझ नहीं आ रही है या कैसी सीरीज बना दी है, एब्सोल्युटली फाइन है ना। मेरे को जो मेरे गुरु हैं, मेरे आशीर्वाद देते हैं मेरे को बैठ के पीछे, उन्होंने मेरे को यही चीज़ समझाई है कि यार तू जैसे पब्लिक लाइफ में आएगा, क्रिटिसिज्म तो होना ही है। तू वो काम कर जो तेरा दिल बोल रहा है। मेरा दिल ये बोलता है ईमानदारी के साथ कि मेरे को आपके माइंडसेट बिल्डिंग पे काम करना है। जब आप पहली बार एज अ फिनेंस में उतरते हो ना, तो आप क्या करते हो पता है? जैसे आप मान लो पहली बार ये सेशन देख रहे हो, इसके पहले आपने फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं समझा है, तो आप है ना एक प्री डिटरमाइंड नोशन से, एक प्री डिटरमाइंड परसेप्शन के साथ यहां पर आए हो। आपकी धारणा बनाई गई है, आपने खुद बनाई है, अलग अलग चीज़ें पढ़ के, अलग अलग लोगों से सुन के, रेडिट के थ्रेड्स पढ़ के, इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख के, लिंक्डइन की स्टोरीज पढ़ के, है ना। तो मुझे सब लोगों को एटलीस्ट एक बेसिक फाउंडेशन पे तो लेके आना है, ये मेरा काम है। ठीक है, दिस इज माई धर्मा, आई एम डूइंग दैट। आप ये समझो यार कि आपका माइंडसेट खुलना ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर आके ना, तभी आप आगे ये एक, आई वुड से एक इनलाइटन तो वर्ड यूज नहीं करूंगा, बट एक बहुत ही सेन डिसीजन ले पाओगे, एक बहुत ही सुलझा हुआ निर्णय ले पाओगे अपने करियर के बारे में कि आपको इक्विटी रिसर्च में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। कोई चमत्कार नहीं होगा इस सीरीज के अंदर, मैं फिर बता रहा हूं आपको। अगर ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज देखने के बाद आप कोई भी स्टॉक को बाय और सेल कर पाओगे, तो आप गलत सोच रहे हो। ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं सीरीज का। सीरीज का ऑब्जेक्टिव है आपको तैयार करना इस डिसीजन लेने के लिए कि आपको फर्दर स्टडी परस्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इक्विटी रिसर्च में। सिंपल सी बात है। आपको जो बोलना है, जैसा समझना है वैसा समझ लो। ठीक है यार, मार्केट जो है ना वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आप देखो, फुल ऑफ अनसर्टनिटीज है। मार्केट में पैसा 18,000 गुना भी हो जाएगा, पैसा 10% रिजल्ट भी मिलेगा, मार्केट में पैसा आधा भी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट इज अ वेरी रिस्की गेम। आपका पैसा बढ़ भी रहा है, आपका पैसा कम भी हो जाता है। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो क्या हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम ये असेस करें कि जो मैनेजमेंट की टीम है वो कितनी ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, कंपिटेंट है, और क्या वो मेरे जैसे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए काम करती है क्या? गुरु पिक्चर का एक डायलॉग है, गुरु मूवी का एक डायलॉग है, जब गुरु भाई पहली बार कोर्ट में जा रहे होते हैं अंदर, तो एक बंदा उनका हाथ पकड़ के बोलता है कि मैं टैक्सी चलाता हूँ और मैंने अपनी 3 बच्चियों की शादी रिलायंस के शेयर से करी है। समझ रहे हो आप? तो आप क्या उस लेवल पे जाके वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हो किसी के लिए? कि कोई व्यक्ति अपना घर बना रहा है, जैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, यूट्यूब में ही बताया है कि लोगों ने रिलायंस ग्रोथ फंड करके होता था, अब तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, बट रिलायंस ग्रोथ फंड करके होता था। उस ग्रोथ फंड के थ्रू लोगों ने अपना घर बना लिया, और लोगों ने बाहर चिपकी चिपका के रखी है कि ये जो हाउस है दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस इंडिया ग्रोथ फंड विद SIP ऑफ 3,000 रुपीज अ मंथ। पीपल हैव डन दैट, राइट? आप ये सोचो कि लोग कितना, जब आपको पैसा देते हैं, ठीक है, जब भी आप कहीं पैसा लगाते हो, तो आपको बहुत ज़रूरी एसेस करना कि क्या वो व्यक्ति, मैनेजमेंट ऐसा है जो मेरे लिए पैसा बना के देगा। इट इज़ नॉट अबाउट कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है। यहां पर खेल पॉपुलैरिटी का नहीं है। इनफैक्ट आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना भी गलत चीज़ हो जाएगी क्या? कारण क्या है? तेरा बिजनेस जो है, तेरा जो काम है, वो पॉपुलर होना नहीं है। तेरा काम बिजनेस करना है। समझ रहे हो? सर, इसको कैसे मेजर करेंगे, ये सारे डिस्कशंस आप हम आज के वीडियो में करेंगे। आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत बड़ा एक आपके लिए फाउंडेशन क्रिएट करा 14 मिनट का, और अभी तक वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ है, बट ये सब चीज़ें मैं आज के वीडियो में करूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ठीक है, मैं आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ ये कोशिश करूँगा कि जो मैं जिस उद्देश्य के साथ, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ मैं आप लोगों के सामने उतरा हूँ, वो ऑब्जेक्टिव, वो उद्देश्य मेरा पूर्ण हो, कंप्लीट हो। ठीक है, 100% गारंटी है इस चीज़ की। आप बस टिक के बैठो यहाँ पर,
ठीक है, आप देखो मैनेजमेंट एनालिसिस जो है ना वो कितना बड़ा है और कितना वास्ट हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। हम लोग ये बेसिक ऑफ ईआर के अंदर मैनेजमेंट एनालिसिस कवर कर रहे हैं, है ना। फिर एक है मेरी बेसिक ऑफ मैनेजमेंट एनालिसिस, ये पूरी की पूरी यूट्यूब सीरीज है जिसमें मैंने हैंड होल्डिंग बताई है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट है। और फिर है मेरा कॉरपोरेट गवर्नेंस एनालिसिस जो अपना ईआरसी इक्विटी रिसर्च कोहर्ट में जाता है। तो आप ये समझो आप अभी यहां पर हो, यहां पर है ना, मैं बार बार इसका रेफरेंस दूंगा, इस प्लेलिस्ट का रेफरेंस दूंगा। मैं इक्विटी रिसर्च कोहर्ट का रेफरेंस नहीं दूंगा। आई एम नॉट हियर टू सेल दिस कोर्स। अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो यू आर मिस्टेकन, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपनी लाइफ की, है ना। मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा इसके बाद, ये पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, या इक्विटी रिसर्च को कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आगे क्या कर रहे हो लाइफ में। मेरा काम जो था वो मैंने कर दिया। अगर आपको ये कोर्स देखने के बाद, ये इक्विटी रिसर्च देखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं यार इक्विटी रिसर्च इज नॉट मेंट फॉर मी और ये तो बकवास सीरीज है, ट्रस्ट मी माय जॉब इज अकम्प्लिश्ड। मैं यही चाह रहा था कि जिनको अच्छी ना लगे उनको समझ में आ जाए जल्दी कि नहीं दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। ठीक है, तो अब है ना हम स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट एनालिसिस क्यों और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार क्या होता है पता है, अगर किसी भी कंपनी में एक बहुत ही शानदार मैनेजमेंट है और वो धंधा भी बहुत शानदार है, ठीक है, बिजनेस भी बहुत शानदार है, तो वो बिजनेस है ना लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू क्रिएट करेगा, लोगों के लिए लंबे समय में वैल्यू क्रिएट करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट शानदार है, कैसे, कौन सा मैनेजमेंट शानदार है? डी मार्ट का मैनेजमेंट शानदार है सर, बहुत ऑनेस्ट मैनेजमेंट है। ट्रेंट टाटा, टाटा ग्रुप इज ए शानदार मैनेजमेंट। और ग्रेट बिजनेसेस कौन से हैं सर? ट्रेंट, शॉपिफाई, शॉपर स्टॉप, ठीक है आपका, सॉरी वेस्ट साइड नॉट शॉपर स्टॉप, ठीक है। ट्रेंट हो गया सर, डी मार्ट हो गया सर, इट्स एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट बिजनेसेस सर। तो क्या इन्होंने शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करी है? बिल्कुल करी है। डी मार्ट जब आया था तब 250 रुपये का स्टॉक था भाई, जिनको आईपीओ में खुला है तो 250 रुपये दिए होंगे शायद, और कम दिया होगा पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं। 2018 की बात है मेरे हिसाब से, 7 साल पहले। 7 साल में 20 गुना कर दिया पैसा आपका, 5,000 रुपये का हाई टच करा। और क्या भगवान से मिलोगे वो ऊपर जाके? मतलब और क्या चाहिए आपको जीवन में? ये 180 रुपये पे कोई खरीदता नहीं था ट्रेंड को, 180 रुपये पे बायर नहीं था ट्रेंड में, 2016 की बात है। आज ट्रेंड 8,000 रुपये, 7,000 रुपये का हाई बनाया है ट्रेंड ने। आप समझ रहे हो मेरी बात? 30 गुना 40 गुना पैसा पीटा है आपका 8 साल में। अच्छा मैनेजमेंट होगा वो धंधे को बढ़ा देगा, ठीक है। एक अच्छा मैनेजमेंट है लेकिन वो खराब बिजनेस में फंस गया तो वो बैंड बज जाएगी। अच्छा मैनेजमेंट है, खराब बिजनेस में फंस गया तो वैल्यू घटेगी तो सही, है ना, लेकिन वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन जितनी वैल्यू बन सकती थी उतनी वैल्यू भी नहीं बन पाएगी, ठीक है। ग्रेट मैनेजमेंट, बैड बिजनेसेस, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं टाटा। टाटा इज अ ग्रेट कंपनी, ग्रेट मैनेजमेंट। वॉट इज अ वर्स्ट बिजनेस, अ बैड बिजनेस टू बी इन स्टील कमोडिटी? कारण क्या है ना, 2006 में अगर आपने टाटा स्टील में इन्वेस्ट किया होता और जो आज का टाटा स्टील का प्राइस है, आप इसका क्या मेरे को CAGR बताओगे निकाल के प्लीज? 2006 का हाईएस्ट पॉइंट ले लो और इसका लोएस्ट पॉइंट, इसका भी हाईएस्ट पॉइंट ले लो, चलो ठीक है। इसका लोएस्ट पॉइंट ले लो, इसका हाईएस्ट पॉइंट ले लो। इतना असाइनमेंट दे रहा हूं मैं, आप प्लीज नीचे करके बताना। आप यू विल बी सरप्राइज यार, टाटा ने, स्टील ने इन्फ्लेशन के बराबर भी पैसा बना के नहीं दिया होगा शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है, एक बार बताइएगा, है ना। तो यार इस तरह के बिजनेस है ना वो पैसा डुबा देंगे। फिर एक बिजनेस है जहां पर मैनेजमेंट खराब है, बिजनेस बहुत शानदार है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है अल्कोहल का, ठीक है। अरे ये तो बिकने वाली बिजनेस है ना, कैपिटलिस्ट माइंडसेट से सोचो ना आप, यहाँ राधे राधे क्यों ला रहे हैं अपन बीच में? समझ रहे हो आप? मैं नहीं कंज्यूम करता, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, आई एम नॉट प्रमोटिंग अल्कोहल। आप तो उसको इकोनॉमिक टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो अभी 2 मिनट के लिए, इट्स अ गुड बिजनेस। बैड मैनेजमेंट, विजय जी, विजय माल्या, अ बैड गाय इन अ गुड बिजनेस। आपकी वैल्यू जो जो पनप सकता था ना, किंगफिशर जितनी बड़ी ब्रांड बन सकता था, एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल सकती थी, उतना हो ही नहीं पाया। कारण क्या है? कैलेंडर बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो आप?
और मैनेजमेंट भी खराब है और धंधा भी खराब है। लाइक नरेश गोयल, ठीक है, मैनेजमेंट खराब है। धंधा कौन सा खराब है? एविएशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जेट एयरवेज की बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट जेट एयरवेज। ऐसे बिजनेसेस होंगे ना, वो वैल्यू खत्म कर देंगे आपकी। ठीक है। अनिल अंबानी जी, बैड मैनेजमेंट ना, फ्रॉडस्टर नहीं बोल रहे हैं यहां पर, बैड मैनेजमेंट। क्या अनिल अंबानी जी फ्रॉडस्टर हैं? बिल्कुल भी नहीं। अनिल अंबानी जी ने क्या करा, क्या गलती हो गई उनसे? मिस एलोकेशन ऑफ फंड, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच ही हैज डन। ठीक है। बैड बिजनेस, कहां पर लगा दिया पैसा? लॉन्ग टर्म इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। ऐसी जगहों पर पैसा लगा दिया जहां पर से कैश फ्लो 10 साल बाद, 20 साल बाद, वो 10 साल तो उसको बनने में लग जाएगा। ठीक है। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े डैम्स, पावर, थर्मल पावर स्टेशंस डूब गए, खत्म हो गए। ठीक है। बिजनेस और मैनेजमेंट की रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए, यही एक चीज है बस। हमें ये फैक्टर ढूंढना है जब भी हम किसी बिजनेस को एनालाइज करेंगे। जैसे आपके सामने कोई भी कंपनी आती है ना, कि ये कंपनी को एनालाइज करो, जोमैटो को एनालाइज करो, तो आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मेरे को दो चीज़ें इसमें एनालाइज करनी है। नंबर वन, क्या ये बहुत अच्छा बिजनेस है? नंबर टू, क्या इसका एक शानदार मैनेजमेंट है? समझना। अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिल गई तो आपकी वैल्यू क्रिएट होगी। ठीक है। एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छी टीम, ये आइडल सिनेरियो है जो मैंने आपको बताया। दिस इज आइडल सिनेरियो। ठीक है, दिस इज एन आइडल सिनेरियो। एक अच्छा टीम, एक अच्छा मैनेजमेंट। ठीक है। जब एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस को ऑपरेट करता है, एक सॉलिड मॉडल ऑफ बिजनेस को ऑपरेट करता है, तो दे क्रिएट सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर। सर, स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में डिफरेंस क्या है? शेयर होल्डर तो पता ही है आपको क्या होता है। शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब जिन जिन लोगों का कंपनी में वेस्टेड इंटरेस्ट है, कंपनी के होने ना होने से उनको फर्क पड़ेगा, वो सब स्टेक होल्डर्स हैं। मतलब क्या इंप्लॉयज स्टेक होल्डर्स हैं? है। क्या सप्लायर्स स्टेक होल्डर्स हैं? हैं। क्या आसपास जहां पर मेरी फैक्ट्री लगी है उसके आसपास जो गांव बना हुआ है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में, क्या वो लोग स्टेक होल्डर्स हैं? हैं। कारण क्या? आपकी फैक्ट्री है इसलिए उनको 24 घंटे बिजली मिल रही है। तो दे आर द इंटरेस्टेड पार्टी, आपको उनके लिए भी वैल्यू क्रिएट करनी है। तो when the TCS has created the value or the Tata Group has created the value or ITC has created the value or Asian Paint has created the value, you need to understand यहां पर जो वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, इट इज नॉट ओनली फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ना, इट इज फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। क्या टाटा जी ने लोगों के लिए काम नहीं करा? क्या आईटीसी ने लोगों के लिए काम नहीं करा? बिल्कुल करा है। किसानों के लिए काम करा है, कैंसर रिलीफ के लिए काम करा है। क्या एशियन पेंट ने लोगों के लिए काम नहीं करा? बिल्कुल करा है। सी, यू कैन नॉट से नहीं करा है, आपको पता नहीं है। समझ रहे हो आप? जब एक अच्छा मैनेजमेंट खराब बिजनेस में फंस जाता है ना, ऐसे बिजनेसेस जहां पर इनहेरेंटली फ्लॉड है, इनहेरेंटली फ्लॉड है मतलब मशीन है पैसा खत्म करने की। वो स्टील के धंधा शुरू करो, आपका पैसा खत्म हो जाएगा। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग बिजनेस यार। क्या होता है ना, आपने आज स्टील आपने उठाया, ठीक है, एंड उसके बाद वो स्टील सब्सटैंशियली, स्टील का प्राइस क्रैश कर गया। आपने आज इन्वेंट्री खरीदी, कल को स्टॉक के प्राइस, स्टील के प्राइस मार्केट में क्रैश कर गए। आपने किसी को माल बेचा, उसके बाद स्टॉक के प्राइस सडनली बढ़ गए, आपके नुकसान में हो गया, आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर गए। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग। एनी कमोडिटी बिजनेस इज इनहेरेंटली फ्लॉड, पैसा डुबाने की मशीन होती है। एनी एविएशन बिजनेस इज इनहेरेंटली फ्लॉड। लोगों ने तो बोला है, अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ मिलियनर, अगर आपको मिलियनर बनना है तो आप $1 बिलियन लो, उससे एक जहाज बनाने, जहाज उड़ाने की कंपनी खोलो, और आपके पास कुछ ही सालों में मिलियंस ही बचेंगे, बस पूरा पैसा आप गवा चुके होगे। ऐसे जो बिजनेस मॉडल होते हैं ना, तो उसमें क्या करता है पता है? उसमें बेचारा मैनेजमेंट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ फोकस नहीं कर पाता है। मैनेजमेंट का सिर्फ एक काम होता है कि कैसे भी करके मेरे को लॉस कम करना है ना। ये तो टाटा और जिंदल जैसे ग्रुप्स हैं जो लॉन्ग टर्म सक्सेस दे पा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा बैकिंग है। नहीं तो बड़ी बड़ी स्टील की कंपनी आके खत्म हो गई, भूषण स्टील आके खत्म हो गया, समझ रहे हो, इस्पात आके खत्म हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज यार। समझ रहे हो, पीपल आर स्ट्रगलिंग इन दिस बिजनेस। फिर बैड मैनेजमेंट, अच्छा बिजनेस। बैड मैनेजमेंट मतलब अपने को पता है पोटेंशियल है धंधे के अंदर, लेकिन जब तक
लॉक नहीं होगा, अनलॉक नहीं होगा जब तक नया मैनेजमेंट नहीं आता। आप नहीं सुनते हो कि यार एक कंपनी में एक मैनेजमेंट बदला और कंपनी के भाग्य उदय हो गए, है ना? आप जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, आप बताना मेरे को क्या हुआ। देर इज दिस कंपनी कॉल्ड एज क्यूपिड। क्यूपिड, आप देखो क्यूपिड में पिछले 2 साल में क्यूपिड के प्राइस के साथ क्या हुआ है एंड क्यों हुआ है। क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस इज योर सेकेंड असाइनमेंट। क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, समझना। ये आपको आपका असाइनमेंट, जितना डिटेल में लिख पाओ उतना डिटेल में लिखना, मेरे को 4 शब्द नहीं चाहिए उसके लिए। आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बुलेट पॉइंट्स में लिख दो छोटे छोटे, चल जाएगा मेरे को। आपको दिमाग में क्लैरिटी है कि नहीं? तो क्या होता है पता है, ये सरवाइव कर जाएगा बिजनेस, लेकिन ये अपने पूरे पोटेंशियल पे नहीं पहुंचेगा कभी भी। खराब बिजनेस, खराब मैनेजमेंट, बेड़े ही गर्क कर दिया आपने तो ना। ये तो 100% डिस्ट्रॉय करेगा शेयर होल्डर की वेल्थ को। पोटेंशियल ही नहीं है कंपनी के अंदर आगे बढ़ने का। फिलिप फिशर, फिलिप फिशर की किताब है कॉमन स्टॉक अनकॉमन प्रॉफिट, अनकॉमन प्रॉफिट्स, है ना? ये किताब है। और हॉवर्ड मार्क की तो किताब आपको पता ही है। हॉवर्ड मार्क तो ओक ट्री कैपिटल के हैं, है ना? मास्टरिंग द साइकिल्स, मास्टरिंग द मार्केट साइकिल्स। समझ रहे हैं इधर? दोनों क्या बोलते हैं पता है, कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी बहुत क्रूशियल है। अगर आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है ना, डाउट की बात हो रही है, डाउट। डाउट मतलब क्या बोलूंगा मैं? डाउट मतलब खुटका, खुटका। अगर आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे खुटका हो रहा है ना, मारवाड़ी में बोलते हैं खुटका हो रहा है तेरा थाने तो इन्वेस्ट मत करो उस स्टॉक के अंदर। आपको समझना पड़ेगा मार्केट में 7,500 दूसरी कंपनीज हैं। आपको अगर ऐसा लग रहा है ना, नहीं सर ये जो मेरी XYZ कंपनी है इसमें 5x to 10x जाने का पोटेंशियल है, मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में एट अ टाइम नहीं तो 50 से 60 70 कंपनीज ऐसी होंगी होंगी जो अगले 10 साल के अंदर 10 गुना होंगी यहाँ से। इस समय भी ऐसे ही बिजनेसेस हैं। तो अगर मैनेजमेंट पे जरा सा भी डाउट है तो डालो ही मत अपना पैसा, अपना ओपिनियन दो ही मत उस कंपनी पे, रिकमेंडेशन दो ही मत। हॉवर्ड मार्क्स सर बोलते हैं वेल्थ जो है ना वो सिर्फ कॉस्ट कटिंग से नहीं क्रिएट होती है, एक विजनरी मैनेजमेंट से क्रिएट होती है जो सबके लिए पाए का शेयर बढ़ाना चाहता है। कि जब केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो जो केक का एक पीस मेरे को मिलेगा वो कितना बड़ा मिलेगा। मैनेजमेंट का फोकस वो पीस को बड़ा करने पर है। किसके लिए? फॉर एम्प्लॉइज, फॉर कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स अलाइक, सबके लिए एक जैसा बढ़े। मतलब हॉलिस्टिक ग्रोथ पे फोकस हो मैनेजमेंट का। ये दोनों जो हो गए, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स, ये हो गए आपके स्टेक होल्डर्स। और शेयर होल्डर तो शेयर होल्डर है ही, समझ लो। दैट इज वाई इट इज वेरी क्रिटिकल। अब अपन जाके समझते हैं, समझना कि हमें मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीजें असेस करनी है। ये चीज़ें अपन समझते हैं। देखो यार, मैंने है ना, मैंने आपको फिर बताऊंगा, मैं यहाँ रेफर भी करूंगा, आपको लगेगा तो मैं नीचे यूट्यूब की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा। मैंने यूट्यूब प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में बताया है हैंड होल्डिंग करके कि एक्सेल में आप कैसे कर सकते हो, एक्सेल का कैसे कर सकते हो। यहाँ पर है ना मैं आपको एक आई वुड से एक बेसिक बेसिक एड्रेस करूंगा चीज़ों का। इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है वो आप इस प्लेलिस्ट को देख के सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, इस बात की गारंटी है। ठीक है? तो अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले ना मैनेजमेंट के रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। चलो। हाँ जी, तो जो पहला टेस्ट हम करेंगे वो क्या करेंगे पता है? हम ये देखेंगे कि यार जो मेरा टॉप मैनेजमेंट है ना, जो मेरी टॉप मैनेजमेंट की जो सैलरी है, ठीक है, वो कितने गुना ज़्यादा है मीडियन सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ के। समझना जरा इसको, 2 मिनट के लिए समझना यहाँ पर। ठीक है, ये सब मैं बता दूंगा, इसकी कोई वो मैंने मेन प्लेलिस्ट में भी बताया है, बट आप 1 मिनट समझना। जैसे मान लो टॉप मैनेजमेंट। अब सबसे पहले इसमें डाउट क्या आता है पता है कि सर टॉप मैनेजमेंट कौन है? तो से फॉर एग्जांपल MD टॉप मैनेजमेंट है, CEO टॉप मैनेजमेंट है, CFO टॉप मैनेजमेंट है, कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो टॉप मैनेजमेंट है। इन पांचों की सैलरी, कितनी सैलरी बन रही है? से फॉर एग्जांपल इन पांचों की सैलरी मिला के बन रही है 10 करोड़।
ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो ऑन एन एवरेज सैलरी कितनी आ जाएगी? 2.5 करोड़ पर पर्सन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, अब मेरे को एक फिगर और चाहिए, वो क्या है पता है? वो है मीडियन एम्प्लॉइज मीडियन सैलरी। मान लो इस कंपनी में 10,000 लोग काम करते हैं, तो मुझे वो सैलरी बताओ, वो पॉइंट ऑफ फिगर बताओ। जैसे मान लो मैंने फिगर बताया 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए अगर मीडियन है, तो इसका मतलब ये है कि 5,000 लोग कंपनी में इससे कम कमा रहे हैं और 5,000 लोग कंपनी में इससे ज़्यादा कमा रहे हैं। ये बीच की सैलरी है। ये जो फिगर है ना, ये बीच का फिगर है। तो मान लो ये फिगर हमारा आया 10 लाख रुपीस। अब आप क्या समझोगे पता है इससे क्या समझ में आ रहा है? कि मैनेजमेंट 2.5 करोड़ रुपए लेके जा रहा है और मेरे हिस्से में आ रहा है 0.1 करोड़, सिर्फ 10 लाख रुपया। मतलब क्या मैनेजमेंट, मोटा माटी बोलोगे तो मेरे मुकाबले, एक सामान्य कर्मचारी के मुकाबले 25 गुना ज्यादा सैलरी लेके जा रहा है क्या? सर, अगर मैनेजमेंट ज्यादा सैलरी लेके जा भी रहा है तो इसमें क्या बुराई है? समझना, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल देखते हैं, ओरिजिनल एग्जाम्पल देखते हैं। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। ये ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की एनुअल रिपोर्ट के फिगर्स हैं। सर ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? मैंने बोला ना, यूट्यूब की प्लेलिस्ट देखना, पूरी समझ में आएगा। पहले समझ तो ले कि देखना क्या है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ पता है? यहां पर देखो, ये 4 लोग हैं, वरुण बेरी, रंजीत सिंह कोहली, एन वेंकट रमन और टीवी तुलसी। इनकी जो सैलरी है, ये मैनेजमेंट कंपनसेशन बन जाएगा टोटल। ठीक है, और की मैनेजरियल पर्सन की जो मीडियन रेम्यूनरेशन आ रही है वो कितनी आ रही है? 4,31,000, 4 करोड़ 31 लाख। ठीक है, और सामान्य व्यक्ति की जो आ रही है वो कितने की आ रही है? इंप्लॉइज अदर देन बीओडी एंड की मैनेजरियल पर्सन, 10 साढ़े 9 लाख रुपए। आप एज अ मैनेजर, जो टॉप मैनेजमेंट है, वो टॉप मैनेजमेंट कमा रहा है 4.31 करोड़, और मुझे कितने दे रहे हो? मुझे दे रहे हो 0.95 करोड़, सॉरी 0.09 करोड़। मतलब मोटी माटी वही बात हो गई कि मेरे मुकाबले ऑलमोस्ट 50 गुना सैलरी आपकी ज़्यादा है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में। दूसरा अपन देखते हैं HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में आप देखो, जो की मैनेजेरियल पर्सन है, इन लोगों की मीडियन सैलरी कितनी है? इन लोगों की मीडियन सैलरी है 10.37 करोड़। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज अदर देन की मीडियन है वो कितने हैं? वो है 13.71 लैक्स, तो 0.13 करोड़। ये कितने गुना हो रही है? इट इज एक्सीडिंग 100 टाइम्स। 100 गुना से ज्यादा एक्सीड हो रहा है। यहां पर एक बहुत बेसिक डाउट आता है। सबसे पहले, ये जो कंपैरिजन आपने करना है ना, ये सेम सेक्टर की 2 कंपनीज में करना है। आपको ऐसे कम से कम 3-4 कंपनीज सेम सेक्टर में देखनी है, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या इंडस्ट्री में ही ट्रेंड है क्या, कि जो मालिक होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, उनकी सैलरी 100 गुना ज़्यादा होती है। क्या ये इंडस्ट्री का ट्रेंड है? समझना मेरी बात। या फिर या फिर मेरी इंडस्ट्री में तो ऑन एन एवरेज जो सैलरी हो रही है वो 20x 25x ही हो रही है, जो मेरी कंपनी उसमें 100 गुना ज़्यादा सैलरी है। सर अगर ज़्यादा सैलरी भी है किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो क्या दिक्कत है? क्या कोई इंडस्ट्री बता सकते हो जहां पर मैनेजमेंट की सैलरी बहुत ज़्यादा होगी एक एवरेज कर्मचारी के मुकाबले? बहुत सारी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल में डिविस लेबोरेटरीज जो हैं, डिविस लेबोरेटरीज के जो मैनेजमेंट है वो 1700 गुना ज़्यादा सैलरी लेता है एज कंपेयर टू मीडियन एम्प्लॉय सैलरी। मीडियन एम्प्लॉय की सैलरी अगर एक्स है तो इनकी 1700x है। क्या जस्टिफाइड है सर? आपको देखना पड़ेगा बाकी फार्मा कंपनी कैसे पे करती हैं। अगर बाकी फार्मा कंपनी भी ऐसे ही पे कर रही है 1200 गुना, 1700 गुना, 1100 गुना, तो जस्टिफाइड है। लेकिन दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अगर पे कर रही हैं 100x का पेमेंट है, कि 100x है, 20x है, इस तरह का अगर कुछ पे कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल।
मैनेजमेंट है ना निचोड़ के पैसा निकाल रहा है प्रॉफिट में से बाहर। जो सेल हो रही है ना, वो सेल में से मैनेजमेंट पैसा निचोड़ के निकाल रहा है बाहर, शेयर होल्डर्स की आंखों में धूल झोंक के। दूसरी चीज़ आप क्या देखोगे पता है? दूसरी चीज़ मैं ये देखूंगा और ज़्यादा ध्यान से देखूंगा। ठीक है, ये देखना कि कोई बहुत बड़ा फिगर, ऐसा फिगर नहीं है जो आप कर नहीं पाओगे। हमें ये देखना है कि पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में सेल्स में कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, सेल्स की ग्रोथ देखनी है, परसेंटेज ग्रोथ, है ना। और मुझे जो मैनेजमेंट के रेम्यूनरेशन है, जो भी मैनेजमेंट को मैं सैलरी दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, इसके अंदर भी मुझे ग्रोथ देखनी है। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो ऐसा मेरे को पता चले लास्ट में कि यार जो सेल्स की एवरेज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो है 25%, और जो मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो है 70%। क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है? आप सेल्स तो बढ़ा पा नहीं रहे हो, लेकिन आप अपनी सैलरी तेजी से बढ़ा रहे हो। ये काम तो देश के नेता करते हैं। देश की प्रगति हो नहीं रही है, सैलरी तेजी से बढ़ रही है। जैसे ही संसद में बोला सैलरी, हाँ सब चालू चालू, ये ऐसे ऐसे ऐसे। समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट की जो पे है ना, वो कंपनी के परफॉर्मेंस से लिंक्ड होनी चाहिए। कंपनी अगर टफ टाइम में है तो मैनेजमेंट कम पैसा लेगा। मैनेजमेंट को रिवॉर्ड करो अगर कंपनी सक्सेसफुल पीरियड में आ रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझना इधर, एग्जाम्पल देखो आप। एग्जाम्पल देखो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, जीता जागता एग्जाम्पल है। इसमें आप देखो जो मैनेजमेंट है, जो एमडी सीईओ है सुधीर सीतापति, इनकी सैलरी के अंदर 31% का इंक्रीज हुआ है 23-24 में। 362 करोड़ की सैलरी बढ़ी है। समझ लें तो 1 साल का देखा है आपने बस अभी। आप देखो ना 23-24 में सेल्स में कितना इंक्रीज हुआ है? क्या सेल्स में 31% का इंक्रीज हुआ है क्या? 13,300 करोड़ की सेल थी, 14,000 करोड़ की सेल हो गई है। ये क्या इंक्रीज है? समझना मेरी बात ध्यान से सभी लोग, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या क्या शेयर होल्डर्स इस चीज को ध्यान रखते हैं? क्या बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब शेयर होल्डर है ना, मैनेजमेंट की जब सैलरी बढ़ती है तो शेयर होल्डर मना कर देता है कि ये नहीं, इनकी सैलरी मत बढ़ाओ। ठीक है, जब मैनेजमेंट की सैलरी बढ़ती है तब शेयर होल्डर मना कर देता है कि इनकी सैलरी मत बढ़ाओ। जैसे कि केस हुआ था आइशर मोटर्स के साथ। आइशर मोटर्स के साथ केस हुआ था। जो कंपनी के कर्ता धर्ता है सिद्धार्थ लाल जी, इन्होंने 2018 या 2019 के अंदर प्रपोजल दिया था, प्रपोजल टू इंक्रीज कंपनसेशन, टू इंक्रीज रेम्यूनरेशन, कि मेरा रेम्यूनरेशन बढ़ाओ, है ना। यूजुअली क्या होता है इस तरह के प्रपोजल पे, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आंख बंद करके ओके कर देते हैं उसको। यहाँ पर है ना शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया, दे हैव डिनाइड कि हम नहीं बढ़ाएंगे, इनफैक्ट आप छोड़ दो कंपनी, आप चला नहीं पा रहे हो कंपनी अच्छे से। ये केस स्टडी क्या, ये असाइनमेंट 3 जैसा लेके जाओगे इसको, इसको पढ़ोगे जाके, गूगल सर्च करोगे, 4 आर्टिकल पढ़ लेना बस, आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखो यार, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। ठीक है, आप एक एक चीज़ पढ़ते जाओगे करते जाओगे तो आपको आगे समझ में आता जाएगा। समझना है इधर। नंबर 3, कंपनी जो सुविधाएं दे रही है अपने टॉप मैनेजमेंट को, क्या वो सिर्फ सुविधाएं हैं या वो लग्जरी है? जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स के ओनर ने कंपनी के खाते में 3 रोल्स रॉयस एक ही दिन में खरीद ली। एक ही दिन में 3 रोल्स रॉयस खरीद ली। कल्याण ज्वेलर्स ने अपना तीसरा हेलीकॉप्टर खरीदा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ज्वेलरी है, शॉप है यार। व्हाट आर यू डूइंग? हम लोग सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि कल्याण ज्वेलर्स बेच दो, वो मत करना कभी भी, है ना। मैं सिर्फ आपको एक एजुकेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, राइट। कि यार अपने सामने इस तरह की चीजें आएंगी तो अपने को ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है भाई, है ना। कि कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने 10,000 करोड़ का या 1,000 करोड़ का एक बंगला खरीदा। कहाँ खरीदा बंगला? इटली में खरीदा। गेस्ट हाउस के नाम से खरीद लिया। इटली में गेस्ट हाउस के नाम से खरीद लिया बंगला।
कि गेस्ट हाउस है। कौन जाएगा इटली में रहने? प्रमोटर जाएगा साल में एक बार। समझ रहे हो आप? इटाली प्रमोटर जाएगा साल में एक बार, और कौन जाएगा रहने? दैट्स इट। प्रमोटर नहीं खरीदा, वो तो शेयर होल्डर के पैसे से चिपका लगा दिया, चूना लगा दिया उसको। जो प्रमोटर है वो कौन है भाई? कौन है? समझ रहे हो आप? क्या वो क्वालिफाइड है? क्या वो एक्सपीरियंस्ड है? कि और उन्हें बिजनेस को इफेक्टिवली रन कर पाए? जैसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रमोटर क्या एक आर्किटेक्ट हो सकता है? और मुश्किल है ना, चैलेंजिंग है। हाँ, एक आर्किटेक्ट हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज एक्सट्रीमली एक्सेप्शनल सिनेरियो। कारण क्या होता है? अगर आपका मैनेजमेंट अनक्वालिफाइड है, बैंक है, बैंक का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट की राइट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो जो मैनेजमेंट रन करे बैंक का। कारण क्या? अगर मैनेजमेंट क्वालिफाइड नहीं है तो ये 12 बजा के रख देगा। सर कैसे मैं चेक करूंगा, कैसे असेस करूंगा कौन सा मैनेजमेंट क्वालिफाइड है? कैसे असेस करते हैं? मैंने यूट्यूब की प्लेलिस्ट में बताया हुआ है बहुत डिटेल में। क्या करोगे आप? इनका बेसिक बैकग्राउंड चेक करोगे। एक तो नॉर्मल गूगल सर्च करोगे, जैसे मुकेश अंबानी जी पे आप सर्च कर रहे हो, तो आप क्या सोच करोगे? मुकेश अंबानी प्लस बीजेपी, मुकेश अंबानी प्लस कांग्रेस। आप है ना, कोई लोकल लीडर है, कोई साउथ की कंपनी, तो साउथ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका नाम लगा के सर्च कर लो। न्यूज़ में जाके देखो, इमेजेस में जाके देखो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल कनेक्शन है कि नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ी डीपर स्टडी करनी है। सर मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें आनंद महिंद्रा जी ममता बनर्जी के साथ एक स्टेज पे बैठे हुए हैं, है ना? क्या ये पॉलिटिकल कनेक्शन बनाता है? पिक्चर किस चीज की थी? क्या वो इवेंट इन्वेस्ट वेस्ट बंगाल का इवेंट तो नहीं था? समझ रहे हो? क्या वो इवेंट जो था वो महिंद्रा ग्रुप का कोई नया प्लांट तो ओपन नहीं हो रहा था वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसका इवेंट है? उन्होंने एज अ जेस्चर बुलाया चीफ गेस्ट को। क्या वो इवेंट तृणमूल कांग्रेस का इवेंट था जिसके अंदर आनंद महिंद्रा जी गए जाके? क्या वो पॉलिटिकल इवेंट था? क्या ममता बनर्जी आनंद महिंद्रा जी की गाड़ियां, आनंद महिंद्रा जी के चार्टर फ्लाइट्स को यूज कर रही हैं क्या अपने प्रमोशन में, अपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग में? ये बहुत थिन लाइन है, बहुत सब्जेक्टिव असेसमेंट है जो आपको इंडिविजुअल लेवल पे करना पड़ेगा। ठीक है? क्या देखेंगे? क्या मैनेजमेंट सेल्फ प्रमोटिंग तो नहीं है? जिस भी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा अवार्ड मिल रहे हैं ना, जरूरत से ज्यादा अवार्ड मिल रहे हैं, समझ रहे हो? पीआर ही पीआर चल रहा है। राणा कपूर को इंट्रप्रोनियल ऑन्ट्रप्रोनियल बैंकर ऑफ द डिकेड का अवार्ड मिला, आउटस्टैंडिंग ब्रांड बिल्डर का अवार्ड मिला, समझ रहे हो? इंडिया टैलेंट मैनेजमेंट अवार्ड मिला। सुनना मेरी बात, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपका काम ये नहीं है करना, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं। एक साल के अंदर 3 4 5 अवार्ड मिल गए। अरे कोटक महिंद्रा जी को तो मिला नहीं अभी तक, दीपक पारेख सर को तो मिला नहीं अभी तक, वो तो इतने सालों से बैंकिंग कर रहे हैं। आपको कैसे मिल रहा है ऑन्ट्रप्रनियल बैंकर ऑफ द डिकेड का अवार्ड? समझ रहे हो आप? मेजॉरिटी ये जो होता है ना, ऑल दीज आर पीआर एक्सरसाइजेस, इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। मोस्ट ऑफ दीज अवार्ड्स आर पेड अवार्ड्स। आपको देखना पड़ेगा कि जब जोमैटो के ओनर कपिल शर्मा शो पर आ रहे हैं, ठीक है, अब ये बहुत डिफिकल्ट है जज करना, एक सिंगल इंसिडेंस है, ठीक है, तो वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आ रहे हैं, वो जोमैटो का ओनर बन के आ रहे हैं। आप इसको अलग थोड़ा ना कर सकते हो। अमन अगर कहीं बैठे हुए हैं तो वो बोर्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमन गुप्ता, राइट? कितनी फ्रीक्वेंटली ये दिख रहा है? जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, हर्षा तो दिख नहीं रहा है इतनी तेजी से, स्विगी भी बड़ी ब्रांड है, राइट? बट ये दिख रहा है। सर क्या ये गलत है? देखो गलत नहीं है। हो सकता है कि सर ब्रांड बिल्डिंग का काम कर रहे हैं दीपेंद्र गोयल जी, हाँ, बट उनका काम ब्रांड बिल्डिंग का नहीं है ना। हाँ, ब्रांड बिल्डिंग इज वन ऑफ द जॉब, बट ही इज नॉट द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ द कंपनी ना। अमन है। समझ रहे हो आप? यू आर द ब्रेन बिहाइंड द बिजनेस। समझना। हाँ, अगर कोई स्ट्रैटेजी चेंज हो जाए कि नहीं, दीपेंद्र इज द हीरो ऑफ आवर कंपनी एंड ही इज द ब्रांड एम्बेसडर, बिकॉज अब लोग जो जोमेटो खरीदते हैं वो दीपेंद्र के कारण खरीदते हैं। नो बडी डज दैट। लोग जोमेटो यूज कर रहे हैं क्योंकि उनको भूख लग रही है, इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि और दीपेंद्र उसका भाई। हर्षा भी होगा, जो सस्ता माल दे देगा उसके पास चले जाएगा। हिंदुस्तानी आदमी है, खाना ऑर्डर करने के पहले भी 3 ऐप में चेक करके देखता है कि जोमेटो पे कितना मिल रहा है, स्विगी पे कितना मिल रहा है, ओएनडीसी पे कितना। ओएनडीसी तो बंद भी हो गया शायद, समझना। इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि जो मैनेजमेंट है, जब से ये मैनेजमेंट ने संभाला है तब से अभी तक मेरी फिनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है ओवरऑल बेसिस पे।
मैनेजमेंट, अभी कॉन्फ्रेंस कॉल्स के बारे में अपन समझेंगे। जब मैनेजमेंट आपके सवालों के जवाब देता है, उसमें अपन टोन और एटीट्यूड समझने की कोशिश करेंगे कि मैनेजमेंट का टोन कैसा है, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है। वॉक द टॉक मैनेजमेंट कर रहा है क्या, मतलब वॉक द टॉक यानी मैनेजमेंट ने जो चीज कमिट करी है, क्या मैनेजमेंट उसको पूरा कर रहा है। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम केपेक्स कर रहे हैं, हम ये नई फैक्ट्री 6 महीने में शुरू करेंगे, तो क्या मैनेजमेंट बार बार उसको पोस्टपोन कर रहा है? बिकॉज दिस इज अ हैबिट, ये तो एक हैबिट है, समझना। और इसके अलावा मैनेजमेंट का बाइंग और सेलिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने है ना आपको पहले भी शेयर होल्डिंग पैटर्न समझाया है, सुनना मेरी बात। मैं है ना आपको इसको प्रैक्टिकली रीड करना बताऊंगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 1 और 2 मोर सेशंस कि इसको प्रैक्टिकली कैसे रीड करेंगे। किसको प्रैक्टिकली कैसे रीड करेंगे? शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को प्रैक्टिकली कैसे रीड करेंगे, ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। आप अच्छे से पढ़िए, नीचे जो यूट्यूब में प्लेलिस्ट है मैनेजमेंट एनालिसिस की, उसको भी करिए। ठीक है, नया साल स्टार्ट होने वाला है 2025, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लो। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं मेरे को समझ में आ गया, इक्विटी रिसर्च इज समथिंग फॉर मी, वी आर कमिंग अप विद अ कोहर्ट, जनवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, यू कैन कंसिडर दैट। ठीक है, बाकी तो यार देखो, आपका करियर है, मेहनत पूरी आपको मारनी पड़ेगी। आई कैन बी हियर टू गाइड यू इन अ राइट डायरेक्शन, समझ रहे हो। मिस डायरेक्शन नहीं दूंगा आपको, सही चीज़ बताऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आपसे आज इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। 1 मिनट रुको, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।